नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर है बीकानेर से, जहां गंगा शहर प्रवास के दौरान आज तेरा पंथ भवन में आचार्य श्री का नागरिक अभिनंदन और प्रवचन कार्यक्रम रखा गया। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समुदाय और शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आचार्य श्री महाश्रमण के प्रवचन पश्चात महापौर सुशीला कंबर द्वारा नगर निगम पार्षदों के साथ आचार्य श्री महाश्रमण को नगर चाबी सम्मान स्वरूप भेंट की गई। नगर चाबी को स्वीकार कर आचार्य ने महापौर श्रीमती सुशीला कंबर राजपुरोहित के इस सत्कार की जमकर प्रशंसा की और चाबी स्वीकार कर इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करते हुए संपूर्ण प्रबंधन और निष्पक्षता से निर्णय लेने का आशीर्वाद देकर चाबी पुण्य महापौर को दे दी। आचार्य ने कहा कि अपने घर की चाबी किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते सम्मान स्वरूप दी गई इस चाबी के लिए आभार व्यक्त करते हैं। महापौर ने अपने उद्बोधन में आचार्य और तेरापंथ के दिखाए सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के सम्मार्ग पर चलने के लिए सभी का आह्वान किया और साथ ही जनमानस की इच्छा को पुरजोर तरीके से रखते हुए आगामी चारित मार्च गंगा शहर की करने की आरज की। इस दौरान महापौर के साथ पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य, जिला महामंत्री मोहन सुराना, अरुण जैन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़, पार्षद किशोर आचार्य, हसन अली, सुधा आचार्य आदि मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसीलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों की शादी भले ही ना हुई हो लेकिन दोनों लंबे समय तक पति पत्नी की तरह ही साथ रहे हैं। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चों का पिता जो है उसकी संपत्ति पर बच्चे का पूरा हक है। केरल के एक व्यक्ति ने अपने पिता की संपत्ति में हुए बंटवारे में हिस्सा न मिलने पर हाई कोर्ट में केस किया था। उसने कहा था कि उसे नाजायज बेटा बताकर हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति की संपत्ति पर वो हक जता रहे हैं उसकी मां की शादी उनसे नहीं हुई थी। ऐसे में उन्हें परिवार की संपत्ति का हकदार नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो सुनवाई हुई थी इसे गलत साबित करते हुए अपना फैसला सुनाया है और ये कह दिया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप या फिर लंबे समय से साथ रह रहे संबंधी यानी कि रिलेशनशिप में जो युवक और युवती हैं, अगर उनका बच्चा होता है तो उसका अपने बाप की प्रॉपर्टी में पूरा हक दिया जाएगा। मोदी सरकार आने वाले वक्त में नौकरियां देने पर मिशन मोड में फोकस करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद निर्देश दिया कि आने वाले 1.5 साल में करीब 10 लाख भर्तियां की जाएं। इन लोगों को सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालय में काम मिलेगा। प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी गई। उसमें लिखा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालय में मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि सरकार आने वाले 1.5 साल यानी कि 1.5 साल में मिशन मोड से 10 लाख लोगों की भर्तियां करे। बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेता बार बार रोजगार पर कही गई पीएम मोदी और बीजेपी की बातों को याद दिलाते हैं। खासकर हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर विपक्ष के तमाम दल और नेता मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। चुनावों में भी ये मुद्दा बनता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी ने सरकारी नौकरियों के वादे पर एनडीए के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था और नौकरी देने के वादे के साथ अच्छे नतीजे पाए थे। अब पीएम मोदी ने नया वादा किया है तो इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है, जिस पर भारतीय फैंस की अभी से निगाहें टिक गई हैं। भारत ने आखिरी बार साल 2013 में कोई आईसीसी खिताब जीता था। ऐसे में फैंस की अपेक्षाएं जो है वो टीम इंडिया से कुछ ज्यादा ही हैं। अब महान भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने T20 वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वाड को लेकर एक अहम बयान दिया। सुनील गावस्कर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में जरूर रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भूमिका ऑस्ट्रेलिया में होना टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। गावस्कर ने कहा कि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भुवनेश्वर की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हैं। भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक T20 मैच में 4 विकेट चटकाए थे। गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा कि भुवनेश्वर कुमार काफी शानदार थे। जब रीजा हेनरिक स्ट्राइक पर थे तो उन्हें पता था कि वो इस स्विंग के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सफेद गेंद हवा में या सतह के बाहर उतनी स्विंग नहीं करती है, लेकिन उनमें स्विंग करान काबिलियत है। ऋषभ पंत की ओर से उन्हें तीसरा ओवर देना सराहनीय कदम था, जिसमें उन्हें एक विकेट भी मिला। बाद में गेंद उतनी मूव नहीं होती, ऐसे में भुवनेश्वर उतने प्रभावी साबित नहीं होते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कैरी और बाउंस होगा। ऐसे मुझे लगता है कि भुवनेश्वर का रहना एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। दिल्ली में अब बारिश के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को प्री मॉनसून गतिविधियों के शुरू होने के साथ ही गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग IMD के मुताबिक दिल्ली में आज 14 जून से 20 जून तक यानी एक हफ्ते गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान भी जताया। मौसम में बदलाव होने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत भी मिल सकती है। वहीं दिल्ली में 14 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा दिल्ली में 14 से 20 जून तक लगातार गरज और हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब में कोरोना का खौफ फिर बढ़ने लगा है। मोहाली में कोरोना से एक मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं 24 घंटे में राज्य के 60 नए मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 299 पहुंच गए हैं। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ने लगा है। पंजाब सरकार की तरफ से अभी राज्य में कोई बंदिश नहीं लगाई गई। हालांकि बढ़ते मरीज देख इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। सोमवार को राज्य में 3513 सैंपल लेकर 4843 का टेस्टिंग किया गया। मोहाली में सोमवार को 14 नए मरीज मिले थे। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी 8 पर पहुंच गया था। जालंधर में 16 और लुधियाना में 15 मरीज मिले। बाकी जिलों में कोरोना के केस 10 से भी कम हैं। हालांकि इन 3 जिलों में स्थिति चिंताजनक होने लगी है। लुधियाना में पखोलवाल रोड स्थित गुरुदेव नगर के एक पास माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा है। कोरोना फिर से जानलेवा होता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त 9 मरीजों को लाइफ सेविंग सपोर्ट पर रखना पड़ रहा है। इनमें 7 मरीज ऑक्सीजन और 2 को ICU में रखा गया। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी क्रम में अब सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार को लेकर विचार कर रहे हैं। राजनीतिक दुनिया में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन शरद पवार ने बयान देकर तमाम अटकलों को विराम दे दिया है। शरद पवार ने कहा कि मैं रेस में शामिल नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी नहीं हूं। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने सोमवार को एनसीपी की बैठक के दौरान ये बात कही। शरद पवार का बयान इस वक्त आया जब हाल ही में कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीते रविवार को शरद पवार को बेहतर उम्मीदवार बताया। बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम अब तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में कई बार सामने आ चुका है, लेकिन समय समय पर शरद पवार ने इस बात को सिरे से नकारते हुए उनकी मर्जी से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन उनके नाम की चर्चा बनी रहती है। अब राष्ट्रपति चुनाव 2022 हो रहा है, जिसके लिए विपक्षी दल से शरद पवार का नाम सामने आ रहा है। पता चला है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पवार का नाम सुझाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके के बाद अब शिवसेना भी शरद पवार के नाम पर राजी हो गई है। बीते गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद रविवार को आप नेता संजय सिंह ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की। आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। वहीं 15 जून को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं विपक्ष की इस लामबंदी को देखते हुए भाजपा के शीर्ष नेता सक्रिय हो गए हैं। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने कुछ समय पहले ये बताया कि उनके चेहरे पर जो है रामसे हंट सिंड्रोम वायरस ने अटैक किया है, जिसकी वजह से उनका चेहरा पैरालाइज हो गया है। जस्टिन ने बताया कि इस वायरस की वजह से उनके चेहरे का सीधा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है,
ना तो उनकी सादी आंख की पलक छपक रही है और ना ही उस तरफ से वो हंस पा रही है। यानी कि ये मतलब साफ है कि उनकी जो सीधी तरफ है, चेहरे की सीधी तरफ है, वो पैरालाइज्ड हो चुकी है। जस्टिन ने इस खुलासे के बाद उनके चाहने वालों का दिल टूट गया और फैंस अलग अलग तरह से अपना दुख जाहिर करने लगे। अब इसी बीच स्टैंड अप कॉमेडियन और लॉकअप विजेता मुनव्वर फारूकी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मुनव्वर ने अपने ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा जिसकी वजह से उनकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग मुनव्वर के ट्वीट को फनी बता रहे हैं तो कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल मुनव्वर ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रिय जस्टिन बीबर, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, यहाँ भी भारत का दाईं और ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर जस्टिन बीबर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि रामसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी से वो पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा पैरालाइज हो गया है। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने वही किया जो वो हर बार करते हैं, यानी कि वो दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं। वो ऐसी कमेंट्री करते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं जो वो जोक्स के आड़े, यानी कि अपने चुटकुलों के आड़े वो कमेंट्री करते हैं, चाहे वो भारत की बात हो या किसी धर्म की बात हो या फिर किसी की बीमारी की बात हो। पंजाब के पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए के टेंडर्स में हुए कथित घोटाले के आरोपों के बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। पूर्व मंत्री आशु ने याचिका में अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उधर भगवंत मान सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री विजय सिंगला भी जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की। भारत भूषण आशु ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले उन्हें 7 दिन का अंतिम नोटिस दिया जाए। ठेकेदार यूनियन ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान 2019 से लेकर 2020 यानी कि इस एक साल में विभाग में हुए टेंडर्स में भारी घोटाला हुआ है। इस दौरान टेंडर्स में विभाग ने करीब 700 टेंडर्स का रेट डबल कर दिया है। इस दौरान पैसे अधिकारियों के द्वारा पैसे के लेन देन की प्रबल संभावना जताई जा रही है। बिजनेस के सूत्रों का कहना है कि पहले इस मामले की गहनता से छानबीन की जाएगी। अगर जांच सही पाई जाती है तो विजिलेंस पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उधर जेल में बंद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उनके विरोधियों ने उन्हें साजिश के तहत भ्रष्टाचार के मामले में फंसाया गया। तो अब देखते हैं हम कि कोर्ट किसकी याचिका पर सुनवाई करता है और किसके पक्ष में फैसला आता है। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है। सिद्धांत और 4 अन्य लोगों को पुलिस ने एक 5 स्टार होटल में छापा मारकर ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सिद्धांत के अलावा बाकी 4 लोगों को भी पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया है। इन सभी से कहा गया कि जांच के दौरान जब भी उन्हें बुलाया जाएगा उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा। ईस्ट बेंगलुरु के डीसीपी भीमा शंकर गुलेद ने बताया कि मेडिकल टेस्ट में इन सभी के ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई थी। उलजूस पुलिस ने रविवार की रात एक गुप्त सूचना के आधार पर शहर के एमजी रोड स्थित एक 5 स्टार होटल पर छापा मारा था। जी हां, उसलूर पुलिस ने यह छापेमारी की थी जहां पार्टी चल रही थी और जिसमें श्रद्धा कपूर के भाई और शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को भी पकड़ा गया। डीसीपी गुलेद ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि पार्टी में लोग ड्रग्स ले रहे थे। इसके बाद हमने छापेमारी की। वहां करीब 100 लोग मौजूद थे। उनमें से 35 लोगों में हमने ड्रग्स टेस्ट कराया, जिनमें से 5 पॉजिटिव निकले। इन 5 को हमने हिरासत में लिया और इन लोगों में सिद्धांत कपूर भी शामिल थे। लेकिन पास में ही एमडीएमए और गांजा पड़ा हुआ था और सीसीटीवी की जांच कर रहे ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो ड्रग्स वहां किसने फेंकी थी। खबर है बिहार से। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 21 जून को हो जाएगा। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के ठिकाने से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। हालांकि मोकामा से विधायक अनंत सिंह इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अब उसी मामले में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। बिहार की राजनीति के लिहाज से ये बड़ा घटनाक्रम है। बता दें कि पटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने विशेष जज त्रिलोकी दुबे ने मंगलवार को इस केस के फैसले की तारीख तय की।
गौरतलब है कि बिहार के बाहुबली विधायक माने जाने वाले अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था। आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया और अब फैसला भी आ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।